सबसे पहली चीज जो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, एक अलग तरह का लैटिस जिसका नाम है एचसीपी लैटिस, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये डायग्राम मैंने आपकी बुक से उठाया है, एनसीईआरटी से, और उसमें आपने देखा होगा कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई हैं, मतलब आ, देखो, क्लोज पैकिंग जो होती है वो लेयर के ऊपर डिपेंड करती है कि कैसे हम लेयर्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं, उस हिसाब से हम यूनिट सेल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमने कल की क्लास में भी किया था और पहले भी किया हुआ है कि जिस तरह से हम लोग लेयर को अरेंज करेंगे, ए बी टाइप लेयर, ए बी सी टाइप लेयर, उस हिसाब से अपन एक यूनिट सेल भी अरेंज कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं कि अच्छा इस तरह की लेयर होगी तो इस तरह का यूनिट सेल होगा। आपको अगर याद हो तो हमने 2 डायमेंशन में भी ऐसा किया था, राइट? कि अगर ए बी टाइप कर रहे थे तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आ रही थी, और ए टाइप कर रहे थे तो सिंपल क्लोज पैकिंग आ रही थी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोल सकते हैं उसको। तो क्या होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, एचसीपी अगर यूनिट सेल हो कोई, तो उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, पहले तो इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। ध्यान से देखो, ये एक एचसीपी लैटिस का अरेंजमेंट है, ये यहाँ पे लाइन डायग्राम टाइप का है ये। इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से समझेंगे सब लोग। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, ये देखो यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 6 पार्टिकल ये है हेक्सागन के कॉर्नर पे। ठीक है, 6 के 6 कॉर्नर होते हैं हेक्सागन में, तो 6 पार्टिकल होंगे, और बीच में एक पार्टिकल होगा। मतलब 6 पार्टिकल कॉर्नर पे, बीच में एक पार्टिकल, फिर ऊपर भी ऐसा ही अरेंजमेंट है, 6 पार्टिकल कॉर्नर पे, बीच में एक पार्टिकल। देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मिलके एक यूनिट सेल बनता है, यहां से यहां तक ये एक यूनिट सेल है जो यहां पे आपको दिखाया गया है। ठीक है, क्या होगा, 6 पार्टिकल नीचे, 6 पार्टिकल ऊपर, 6 पार्टिकल के बीच में एक पार्टिकल, और नीचे वाले 6 पार्टिकल के बीच में एक पार्टिकल, और बीच में ये जो 3 पार्टिकल यहां पे दिख रहे हैं, ध्यान से समझो, ये हैं हेक्सागन के अंदर। अंदर मतलब फेस से जस्ट टेंजेंशियली, बट अल्टरनेट फेसेस के ऊपर। कैसे सर? एक हेक्सागन इमेजिन करो, हेक्सागोनल वो इमेजिन करो, और ऐसा उसका कुछ 120 डिग्री पे उसके अलग अलग एजेस होंगे, फेसेस होंगे, बोलो। तो जो भी फेस है, उस फेस के जस्ट टेंजेंशियली पार्टिकल होगा अंदर, पूरे हेक्सागन के अंदर। फिर बगल वाले फेस पे नहीं होगा, फिर उसके नेक्स्ट वाले फेस पे फिर से टेंजेंशियली अंदर, फिर उसके नेक्स्ट पे नहीं होगा, फिर उसके नेक्स्ट फेस पे, मतलब अल्टरनेट फेसेस के अंदर की साइड में 3 पार्टिकल होते हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। क्यूबिक को भी मत ध्यान दो, क्यूबिक के बारे में मत सोचो, सिर्फ आप लेफ्ट वाले के बारे में सोचो। अभी क्यूबिक का क्या है वो भी समझाता हूं मैं। तो ये तीनों पार्टिकल अंदर के अंदर होंगे। ध्यान, समझ में आ रही बात की? देखो अल्टरनेट फेसेस पे, एक फेस ये हुआ, दूसरा फेस ये हुआ, ये मतलब पीछे वाला है, ये वाला नहीं है। अगर ये ले लिया तो ये वाला नहीं होगा, फिर ये नहीं होगा, फिर ये वाला होगा, इधर वाला। समझ रहे हो? तो इस तरह से पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा। ओके, अब सर इससे डिफरेंस क्या आएगा, इसकी स्टडी कैसे करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या क्या कैलकुलेशंस होगी, ये सब कंट्रीब्यूशन वगैरह कैसे देखेंगे वो भी दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले अपन ये बात समझ लेते हैं कि एक क्यूबिकल क्लोज पैकिंग भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बहुत क्लोज होती है। और आगे हम लोग देखेंगे क्यूबिकल क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की पैकिंग एफिशिएंसी बिल्कुल सेम होती है, एग्जैक्टली सेम होती है। ठीक है, बट अपन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कैलकुलेशन अभी नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है इसकी, बट फिर भी मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है। ध्यान दो, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में क्या होता है। क्यूबिकल क्लोज पैकिंग को अगर तुम ऐसे देखो, ये जो क्यूबिकल क्लोज पैकिंग है वो बनती है एबीसी टाइप लेयर से, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनती है एबी टाइप लेयर से। 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं हम, 2 डायमेंशन की नहीं। तो आप यहां पे हो जाओगे कंफ्यूज, किसमें, क्यूबिक वाले में। चलो हेक्सागोनल वाले में तो सर समझ में आता है, एबी टाइप पैकिंग में होगा ए बी, फिर ए, फिर बी। ये सर कैसे क्यूब बन जाएगा? ये तो यहाँ हेक्सागन टाइप का ही दिख रहा है, ये भी क्यूब कैसे बन गया ये आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। नहीं आ रहा तो कोई बड़ी बात, दिक्कत की बात नहीं है, पर आ रहा है क्या? ये बताओ पहले कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग समझ में आया आप लोगों को, कैसा होता है अरेंजमेंट उसका? मेरे को ढंग से नहीं हम्म, ढंग से नहीं समझ आया था। ढंग से नहीं समझ में आया। देखो
पहले अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल समझ लो कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं। एक हेक्सागन इमेजिन करो 3 डायमेंशन में, ठीक है। उस हेक्सागन में जो फेसेस हैं उनको भूल जाओ, अभी सारे जो कॉर्नर्स हैं हेक्सागन के पहले उनका ध्यान दो। तो ये कॉर्नर हुआ, यहाँ पे एक पार्टिकल होगा, दूसरा कॉर्नर पे एक पार्टिकल होगा, तीसरे कॉर्नर पे एक पार्टिकल होगा, चौथे कॉर्नर पे होगा, इस पे होगा और इस पे होगा, और इसके बीचों बीच एक पार्टिकल होगा। ये समझ में आया? फिर नीचे भी कुछ ऐसा ही होगा, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस पे, इस पे, पीछे जो नहीं दिख रहा है उस पे, और बीचों बीच यहाँ पे पार्टिकल होगा। समझ में आई बात? यस उसके सर। अलावा हर अल्टरनेट फेस के अंदर ये जो पार्टिकल है कॉर्नर वाले, वो एग्जैक्टली कॉर्नर के सेंटर पे इन पार्टिकल्स का सेंटर है, मतलब कॉर्नर पे इन पार्टिकल्स का सेंटर है। लेकिन जो बीच वाले पार्टिकल है, बीच वाले कौन से? ये जो दिख रहे हैं यहाँ पे अरेंजमेंट में, ये जो ब्रेक करके दिखाया गया है, तो इस अरेंजमेंट में जो बीच वाले पार्टिकल है वो हेक्सागन के अंदर होते हैं। अंदर मतलब अगर ये एक फेस है तो फेस के अंदर एक पार्टिकल होगा ऐसे, ठीक है, सेम साइज का, यहाँ पे एक पार्टिकल होगा। अब नेक्स्ट फेस को भूल जाओ, वहां पे कुछ नहीं होगा। फिर उसका नेक्स्ट फेस जो आया वहां पे एक पार्टिकल होगा। फिर नेक्स्ट को भूल जाओ, फिर नेक्स्ट फेस आया वहां पे एक पार्टिकल होगा। तो एक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट बनेगा पार्टिकल्स का। देखो कैसे बनेगा कि ये अगर हेक्सागन है, ध्यान से देखो, अगर टॉप व्यू देखते हैं हम लोग, अंदर वाले पार्टिकल्स के लिए देख रहे हैं सिर्फ हम लोग, टॉप व्यू, टॉप व्यू मतलब ऊपर से अगर देखते हो सिर्फ अंदर वाले पार्टिकल्स को, तो कैसे दिखेंगे? तो सर यहाँ पे एक पार्टिकल होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे फिर एक पार्टिकल होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे फिर एक पार्टिकल होगा। समझ में आ रही बात? यहाँ नहीं होगा, फिर यहाँ पे होगा। इस तरह से, हालांकि मैंने परफेक्ट नहीं बनाया, बट ये एग्जैक्टली इसको टच करेगा, टेंजेंशियली होगा यहाँ से और यहाँ से भी। तो इस तरह का ऊपर से अरेंजमेंट है तीनों पार्टिकल का जो अंदर है, और इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? अब इसमें ये होगा कि ये जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हुआ, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। तो आप मुझे बताओ कि आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कितने पार्टिकल होंगे? तो पहले तो सर 3 तरह के अरेंजमेंट है यहाँ पे, कौन कौन से? एक तो कॉर्नर पे पार्टिकल्स हैं, दूसरा ऑपोजिट फेसेस पे हैं। ऑपोजिट फेसेस कौन से? ये वाले, ये पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं मैं, जो बीचों बीच है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो सर एक तो कॉर्नर पे एक टाइप का अरेंजमेंट है, ऑपोजिट फेसेस पे अलग टाइप का अरेंजमेंट है, और जो बॉडी के अंदर है उस वो एक थर्ड काइंड ऑफ अरेंजमेंट है। तो वन बाय वन ब्रेक करते हैं हम लोग। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स अगर हम देख रहे हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स अगर हम देख रहे हैं, तो पार्टिकल्स एट कॉर्नर 17 होंगे। नहीं, 17 बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। देखो पार्टिकल, एक कॉर्नर के पार्टिकल को ढकने के लिए कितने हेक्सागन की रिक्वायरमेंट होगी? या एक कॉर्नर का पार्टिकल कितने हेक्सागन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बताओ? देखो इसको भी वैसे ही सोचना जैसे क्यूब वाले में हमने सोचा था। या तो तुम इसको कट कर लो, तो पहले अगर इसको मान लो ऐसे कट करोगे तो हाफ तो वैसे ही कट गया, कट गया कि नहीं? ऊपर से फेस के लॉन्ग कट करोगे तो हाफ तो वैसे ही कट गया पार्टिकल। बोलो समझ में आ रही बात? तो यस सर। यस सर। हाफ पार्टिकल कट गया, उसके बाद जो हाफ बचा उसका कितना पार्ट हम लोग रख रहे हैं? 1/3 हाफ, क्योंकि 120 डिग्री एंगल होता है हेक्सागन का ऐसे। तो अगर ऐसे कट करोगे इस प्लेन में तो 1/3 ही बचेगा उसका अपने पास, हाफ का। समझ में आ रही की बात? नहीं आ रही यार। यहाँ पे एक पार्टिकल है, ध्यान दो। ये मान लो कि एक हेक्सागन पार्टिकल है, हेक्सागनल पार्टिकल, ये हाफ कट के दिख रहा है तुमको? चलो इसी में देख लेते हैं, हाँ यहाँ दिख जाएगा तुमको। ये हाफ है, दिख रहा है कटने के बाद यहाँ पे? जी सर। यस सर। अब तुम इसको भी तो कट करना पड़ेगा ना इसके अलोंग, तो इतना ही तो बचेगा अपने पास जो हेक्सागन के अंदर होगा। बोलो। यस सर। तो हेक्सागन के जो अंदर है वो जो हाफ बचा उसका 1/3 नहीं दिख रहा तुमको? 120 डिग्री का एंगल बनाओ तो 3 पार्ट बनेंगे इसके, 120 120 120, 360 तो होता है टोटल। यस सर। तो इसका मतलब सर कॉर्नर वाले जो पार्टिकल्स हैं, कॉर्नर वाले पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन 1/6 होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में।
कैसे? हाफ इंटू 1/3। पहले हाफ किया, फिर जो हाफ था उसका 1/3 कर दिया। बोलो, समझ में आ रही बात? आ रही है सर। इंटू कितने पार्टिकल हैं टोटल कॉर्नर पे? तो सर टोटल 12 कॉर्नर हैं, 6 ऊपर और 6 नीचे। तो इंटू 12 कर दूं तो इससे क्या मिलेगा अपने को? 2। क्लियर है? अब हम बात यस करते हैं ऑपोजिट फेसेस के। तो एक ऑपोजिट फेस पे कितना पार्ट मिलेगा अपने को? हाफ। एक पार्टिकल है जो फेस के हाफ, फेस पे तो कोई भी पार्टिकल हो हाफ ही मिलेगा ना यार, हेक्सागोनल हो या कोई भी फेस हो। अगर फेस के बीचों बीच है पार्टिकल तो हाफ कट करके बाहर निकाल दो, हाफ क्यूब के, हाफ हेक्सागन के अंदर, हाफ हेक्सागन के बाहर। समझ में आ रही कि नहीं बात? बोलो। यस सही है सर। सर। ये जो रेड वाला पार्टिकल है उस पर ध्यान दो सब लोग। तो रेड वाले पार्टिकल का हाफ अपने को मिलेगा, हाफ चला गया हेक्सागन से बाहर। तो रेड वाला पार्टिकल के हिसाब से देखा जाए तो फेस का कंट्रीब्यूशन होता है हाफ इंटू टोटल कितने फेसेस हैं? 2। तो ये हो गया 1। और जो पार्टिकल्स अल्टरनेट फेसेस पे हैं, ठीक है, अल्टरनेट फेसेस पे वाले पार्टिकल्स का क्या होगा? 1। 1 होगा कंट्रीब्यूशन इंटू टोटल कितने हैं? 3। 1 क्यों होगा? क्योंकि अभी डायग्राम में मैंने बताया था कि टोटल वो अंदर है, वो हेक्सागन के अंदर है पूरे के पूरे। एक यहाँ है तो यहाँ नहीं है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ नहीं है, तीसरा यहाँ है, टोटल अंदर ही तो है वो हेक्सागन के। तो अगर वो टोटल हेक्सागन के अंदर है तो उनका कंट्रीब्यूशन होगा 1 इंटू टोटल 3 है तो 3। तो टोटल पार्टिकल ऐड करोगे तो कितने हो गए? 6। टोटल जो कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स होगा पर हेक्सागोनल यूनिट सेल वो होगा 6। बात क्लियर है तो बताओ। किसी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। जिसको कंफ्यूजन है और नहीं समझ में आ रहा तो आपके पास सिंपल तरीका ये भी है कि आप इसको रट लो। अगर पार्टिकल 6 हो गए तो मास ऑफ यूनिट सेल निकाल सकते हो? बोलो, बोलो ना यार। हाँ ना बोल, ना बोल तो नहीं निकाल सकते तो ना ही बोल दो कम से कम। निकाल सकते हैं सर। तो क्या 2 लोग ही निकाल सकते हैं, अनंत और सौरभ? बाकी लोग को कुछ नहीं पता चल रहा है यहाँ पे? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या? 1 बाय 1 सबसे पूछूं? जय, समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। अच्छा, शिवांगी? आ रहा है सर समझ। ओके, पार्थी? यस सर क्लियर है। क्लियर है। अमितोष? यस समझ में आ रहा है, ठीक है। और कौन है? जैस्मिन? यस सर। ठीक है भाई, सबको समझ में आ रहा है मतलब। संजोत आपको समझ में आ रहा है? यस सर। और एब्सेंट कौन कौन है आज? गितिंदर और नो। गितिंदर, गुरनूर और अभिनीत, 3 लोग एब्सेंट है, ठीक है। ऑलराइट, अब इसके आगे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इसके आगे क्या करेंगे? इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट विच इज एज लेंथ। कंट्रीब्यूशन पता चल गया, ये हटा रहा हूं मैं। कंट्रीब्यूशन समझ में आ गया, अब एज लेंथ की बात कर लेते हैं। सर एज लेंथ कैसे निकालेंगे? तो एज लेंथ निकालने के लिए हमें बहुत सारे दिमाग लगाने पड़ेंगे, और ये तुम्हारे लिए, मुझे नहीं लगता तुम लोगों के लिए पॉसिबल है ये। खैर, एज लेंथ की बात करें तो कर ही रहे हैं अगर, तो पहले तो ये बताओ कि ये जो यहाँ वाला एज लेंथ है वो तो क्लियर है। जो हेक्सागोनल एज लेंथ है वो तो पता है क्या होगा। ये वाला जो एज लेंथ होगा ये आपको पता है 2r के बराबर होगा। यस सर। निकल आएगी एज लेंथ। हाँ, सर निकाल लेंगे। निकाल लोगे तो आप बताओ कि ये हाइट कितनी होगी, ये वाली एज लेंथ कितनी होगी, ये वाली? 4r। नहीं, तो यही तो मैं कह रहा हूं, इसीलिए तो गलत है। तुम इसको देखो सौरव, ये है पार्टिकल्स का एक्चुअल अरेंजमेंट। ये है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एक्चुअली में, इतना पार्ट यहां से लेके यहां तक हाफ हाफ कट करके, ये है तुम्हारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का अरेंजमेंट, जो यहाँ पे हमने मैग्नीफाई करके दिखा है, यहां से लेके यहां तक, ये वाला।
अब तुम इसमें देख के मुझे बताओ कि कैसे निकालेंगे एज लेंथ और क्या होगा एज लेंथ। क्या ये 4r के बराबर दिख रहा है तुमको? बोलोगे सर बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि सर आप देखो पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल के ऊपर डायग्राम से तो डायग्राम से दिख रहा है, पर डायग्राम का तुम एक्चुअल सिनारियो अरेंजमेंट नहीं इमेजिन कर रहे हो। कि देखो पहले 6 पार्टिकल्स रखो नीचे, ठीक है? पहले क्या करो, तुमने 6 बॉल्स नीचे रखी और उसके बीच में एक बॉल है, मतलब 7 बॉल टोटल आप नीचे रख रहे हो पहले, ठीक है? उन 7 बॉल के बीच में जो जगह बच रही है, मतलब ध्यान से देखो सब लोग, ये समझना बहुत जरूरी है। बच्चों को, आधे बच्चों को क्लियरिटी नहीं आती इस बात को लेके। मान लो कि पहले तो 6 पार्टिकल्स का तुमने अरेंजमेंट किया ऐसे, अरे 6 पार्टिकल्स का अरेंजमेंट तुमने किया, यही वाला मान लो, ये वाला मान लो यहाँ पे। अब इन 6 के बीच में यहाँ पे जो जगह बच रही है, वहां पे तुम 3 पार्टिकल और रख रहे हो अल्टरनेट जगह पे ऐसे। तो तुम मुझे बताओ कि वो पार्टिकल, जो 3 पार्टिकल जो रख रहे हैं वहां पे, तुमको नहीं लगता कि वो बीच में जो ग्रूव सा थोड़ी सी स्पेस बची होगी ऐसे, वहां पे जाकर सेटल होगा वो? यार स्फेयर्स तुमने रखे हैं, 6 स्फेयर रखे हैं और बीच में एक 7वां स्फेयर रखा है और उसके ऊपर एक बॉल रखते हो, तो बॉल जरूरी थोड़ी कि स्फेयर के ऊपर थोड़ी जा रही है। ये अरेंजमेंट ए बी टाइप अरेंजमेंट है, मतलब बीच का जो अरेंजमेंट होगा वो इसके बीच में आएगा यहाँ पे। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। इसमें से देखो तुम 3 पार्टिकल निकाल लो, ये 3 अरेंजमेंट इसमें से बाहर निकाल लो, ठीक है? इन तीनों का, तो तीनों को निकालोगे तो ये कुछ तीनों ऐसे दिखेंगे। अब यहाँ पे जो बीच का कर्वेचर वाला पार्ट होगा, ये तुमको समझ में आ रहा है? इन तीनों के बीच में ऐसा कर्वेचर टाइप का बनेगा और वहां पे तुम एक पार्टिकल रख रहे हो, तो वो पार्टिकल उसके जो डिस्टेंस होगी वो डायरेक्टली बीच में आ जाएगा, तो 2r से थोड़ा सा कम होगा, 2r के बराबर नहीं होगा। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है मुझे बता दो यार। सर मुझे समझ। मुझे समझ में आ गया, ठीक है। और बाकी लोगों को? शिवांगी तुमको आया या नहीं आया? आवाज नहीं आई मेरे को। आ गया सर। सर नहीं आया समझ। नहीं आया, हाँ देखो शिवांगी, आप 7 टेनिस बॉल्स लो, ठीक है? दिमाग में इमेजिन करो उसको, ठीक है? कि आपके पास 7 टेनिस बॉल्स हैं और उन 7 टेनिस बॉल्स को आपने रख दिया एक हेक्सागन के अलोंग, जैसे कि यहां पे रखा हुआ है, ये जैसे रखा हुआ है। कर लिया इमेजिन? सब लोग इमेजिन करो इसको। कर लिया? यस सर। अब उसके ऊपर आपको 3 टेनिस बॉल्स और रखनी है, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, तो 3 टेनिस बॉल और रखनी है अगर आपको, तो कैसे रखोगे? तो 2 तरीके सर, कि 7 के एग्जैक्टली ऊपर एक एक 3 टेनिस बॉल कहीं भी रख दें हम, तो वो टेनिस बॉल आपको पता है कि वो लुढ़क जाएगा। लुढ़क जाएगा क्या? अरे यार बॉल के यस सर। एग्जैक्टली ऊपर एक बॉल रखोगे तो लुढ़क जाएगा, या तो इधर जाएगा या इधर आएगा। तो अगर वो लुढ़क गया तो अंदर की साइड में आके, मान लो अंदर आ गया लुढ़क के, तो अंदर लुढ़क के आके वो सेटल कैसे होगा? क्यों होगा? क्योंकि बीच में एक जगह है सर, एक ग्रूव सा बना हुआ है, वहां पे आके वो सेटल हो जाएगा। होगा? यस सर। तो जो पहले बॉल के जस्ट ऊपर बॉल रखी थी, तो उसकी जो हाइट थी, दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस था वो 2r था। यस सर। अब वो लुढ़क के अंदर आ गया, तो जब अंदर आया तो क्या उसकी हाइट सेम रहती है अंदर आने के बाद, ये थोड़ा सा नीचे आता है लुढ़क के, हल्का सा, या सेम हाइट रहती है? अरे यार बॉल के बीच में लुढ़क गई, इतना इमेजिन कर लिया, तो आगे बोलो ना कि वो कहाँ जाएगा। वो जब लुढ़क के बॉल अंदर आएगी तो वो बॉल सेम हाइट पे रहेगी, या थोड़ी सी नीचे जाएगी, या थोड़ी सी ऊपर जाएगी? थोड़ी सी नीचे जाएगी, कम हो जाएगी हाइट। थोड़ी सी नीचे जाएगी। क्या ये बात सब लोगों को समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल एक और सौरव ने दिया है कि सर जैसे डब्बे में लड्डू रखते हैं हम लोग, तो डब्बे में जो लड्डू रखते हो, तो उसमें क्या होता है कि लड्डू के जस्ट ऊपर थोड़ी लड्डू रखते हो सब हर जगह, मतलब रख भी सकते हो, लेकिन उसके बीच में जो जगह होती है वहां पे लड्डू अरेंज करते हैं। जैसे लड्डू के शॉप पे जाते हो तुम, करते हैं? तो जब तुमसे 2 लड्डू के बीच का जो हाइट पूछा जाए, तुम्हें थोड़ी बोलोगे कि सर दोनों के बीच का रेडियस का डिस्टेंस के बराबर होगा। नहीं, थोड़ा सा उससे कम होगा, हल्का सा कम होगा। बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअल जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होगा वो कुछ ऐसा होगा कि एक पार्टिकल यहां होगा, ए बी टाइप लेयर है, तो ए लेयर यहां है,
ठीक है, ध्यान से देखोगे आप लोग तो बी लेयर कुछ यहाँ पे है। अब इसका नुकसान ये है कि सी और सॉरी सी लेयर भी दिखाता हूँ। सी लेयर यहाँ पे है और फिर डी लेयर कुछ यहाँ पे, मतलब ये भी बी लेयर है। तो ये ए लेयर है, ए, ये बी लेयर है, फिर से ये ए लेयर है और फिर से ये बी लेयर है। तो ए बी टाइप अरेंजमेंट है ये जो यहाँ देख रहे हो आप। तो ये जो अगर ये चारों सेम लाइन में होते तो इनके बीच का डिस्टेंस डायरेक्टली 4r निकल जाता, जैसा कि सौरभ ने बताया था। लेकिन यहाँ पे 4r नहीं है, ये 4r से कम है। तो कितना कम है वो निकालने का आप लोग सोच के आना कि नेक्स्ट क्लास में कि इसको कैसे निकालेंगे। मैं आपका रिजल्ट इसका बता देता हूँ और बहुत आसान है। इसमें थोड़ा सा एंगल वगैरह सेट करोगे, आपको पता है हेक्सागन के अंदर है ये, तो एक एंगल सेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना होना है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको आसानी से किया जा सकता है, बशर्ते कि आप ये सोच पाओ कि एक्चुअल अरेंजमेंट बन कैसा रहा है वहां पे। ये इमेजिन अगर आपने कर लिया तो आप इसको निकाल लोगे। तो यहां पे जब देखोगे आप तो जैसे इसका सेंटर है, जैसे कि इसका सेंटर है और इसका सेंटर है यार, इन दोनों का जो सेंटर है उसके बीच का डिस्टेंस और इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस मतलब हाइट, ये मिला के बनेगा टोटल हेक्सागन की हाइट। ठीक है, क्योंकि हेक्सागन ऐसे ही काट के बनाते हैं हम लोग, हाफ हाफ। ठीक है, तो जब इसको मिला के हेक्सागन की हाइट बननी है तो इसको कैसे निकालेंगे, ये अपना टास्क होना चाहिए। आपको मैं इसका रिजल्ट बता देता हूं, आप इसको सोच के आना कि इसको कैसे निकाला होगा सर ने। ठीक है, एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में इस अरेंजमेंट की हाइट कैसे निकालेंगे ये आप सोच के आना। मैं आपको इसका रिजल्ट बताता हूं, ये होता है अंडर रूट, मतलब ये जो हाइट है h इज इक्वल टू अंडर रूट 2/3 टाइम्स 4r। ठीक है, 4r का रूट 2/3 टाइम्स होता है एक्चुअली में हाइट। होना चाहिए था 4r, लेकिन पार्टिकल्स एक साथ अरेंज नहीं है। आपको पता है कि बीच बीच में पार्टिकल्स गिरते जा रहे हैं, इसलिए उनका जो हाइट होगा वो ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट तो दोनों बॉडी पैरामीटर्स हमें पता चल गए। एक तो ये वाला एज पता चल गया, ये तो आसान है सर 2r, और ये हाइट जो पता है करनी थी वो हमें पता चल गया सर कि 4r का रूट 2/3 टाइम्स। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पार्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में सर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर एचसीपी में अगर हमें निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे किसी भी एक पार्टिकल को टारगेट करके। तो चलो मैं इस पार्टिकल को लेता हूं। कौन से वाले पार्टिकल को? इस पार्टिकल को, जो रेड वाला है पार्टिकल बीच में यहाँ पे। तो इसको देखते ही तुमको समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर? 12 12 है कोऑर्डिनेशन नंबर। कैसे? 3 पार्टिकल इधर से इसको घेर रहे हैं, 3 पार्टिकल ऊपर से घेर रहे हैं और 6 पार्टिकल साइड से घेर रहे हैं। तो टोटल 12 पार्टिकल से इसको घेर रहे हैं, रेड वाले को आसपास के। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 12। क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन जब आप ये एज लेंथ कैलकुलेट करके और जब इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे? एरिया इंटू हाइट और मास, इसका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर भी निकाल ही सकते हो क्योंकि रेडियस तो अपने को पता ही है, और रेडियस के टर्म्स में हाइट भी निकाल चुका हूं, मैं आपको दिखा चुका हूं। बात समझ में आ रही है? टोटल 6 पार्टिकल होते हैं तो 6 इंटू 4/3 पाई r क्यूब कर लिया, आपको आ गया यहां से वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एक्चुअली आ गया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। और वॉल्यूम अवेलेबल कैसे निकालोगे? तो सर हेक्सागन है तो हेक्सागन का एरिया इंटू हाइट, हमने सब कुछ तो निकाल ही रखा है अभी तक। हेक्सागोनल का एरिया अगर कंफ्यूजन है तो तुम ऐसे निकाल सकते हो कि तीन इतने सारे ट्रायंगल बन रहे हैं, उनका 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। सो दैट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, तो वहां से जब आप निकालोगे तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन भी उतना ही आएगा जितना कि क्यूबिकल क्लोज पैकिंग के आता है। ठीक है, करके देखना इसका पैकिंग फ्रैक्शन आप। ठीक है, 74%। फॉर्मूला ऑफ सॉलिड डिपेंड करता है कहां पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला ऑफ सॉलिड निकाल लेंगे। क्लियर है? यस।
ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया एचसीपी का। बाकी सारी चीजें आप एचसीपी की कैलकुलेट कर सकते हो, ये आप रट भी सकते हो, रट लेना। जो लोग नहीं समझ पा रहे हो रट लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और बाकी लोगों को मैं टास्क दे रहा हूँ कि इसको समझ के आना और मुझे कल एक्सप्लेन करना है कि कैसे ये हाइट निकलेगी, कौन सा थ्योरम लगाया जाए, क्या फॉर्मूला लगाया जाए। चलो, हाँ, आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे अब, मतलब आगे जो है वो अपना होगा स्टार्ट वॉइड्स। वॉइड्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं। चलो, वॉइड्स क्या होते हैं, कौन बताएगा? वो जो एम्प्टी स्पेसेस होती है। एम्प्टी स्पेसेस जो होती हैं, तो एम्प्टी स्पेसेस को सर हम लोग वॉइड बोलते हैं। कैसे? जैसे सर आप कोई भी यूनिट सेल उठा लो, सब में कहीं ना कुछ खाली जगह है। जैसे कि ये वाली यूनिट सेल उठा लेते हैं सर, तो ये जो कल आपने दिखाया भी था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ खाली जगह तो है। ठीक है, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन खाली स्पेसेस को? यार एक तो एक कलर ऐसा है कि दिख नहीं रहा मेरे को। तो उन ब्लैंक स्पेसेस को हम बोलते हैं वॉइड्स। अब उन वॉइड्स की कैलकुलेशन का मतलब, स्टडी का मतलब है कि अलग अलग कितने तरह के वॉइड्स हो सकते हैं, उनको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और उन वॉइड्स की रेडियस रेशियो का स्टडी कर रहे हैं। रेडियस रेशियो क्या है ये समझना। रेडियस रेशियो रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और मतलब जनरली मिल जाता है आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन इस तरह से रिलेटेड रेडियस रेशियो रूल का। होता क्या है इसको समझते हैं। पहले तो ट्राइगोनल वॉइड देखते हैं। ट्राइगोनल वॉइड का बहुत सिंपल सा फंडा है। तीन स्फेरिकल पार्टिकल्स अगर एक ट्रायंगल के अलोंग हैं, तो बीच में जो जगह खाली बचती है उसको हम बोलेंगे ट्रायंगुलर वॉइड। और आपको भी पता है कि तीन टेनिस बॉल्स को अगर आप रखते हो तो बीच में जगह खाली बचेगी। बचेगी कि नहीं, बोलो? Yes, sir. अब क्या होता है यहां से कि ट्रायंगुलर वॉइड 2D में भी हो सकता है और 3D में भी हो सकता है। ठीक है, 2D में भी हो सकता है कि तीन सर्कल को रखो और तो क्या होगा, और 3D में भी हो सकता है। 2D 3D दोनों में हो सकता है ये, मतलब इन जनरल ट्रायंगुलर वॉइड कुछ भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या कैलकुलेशन आपसे पूछी जाती है। आपसे पूछा जाता है कि बताओ सबसे बड़ा स्फेयर जो इसके अंदर रखा जा सकता है। किसके? खाली जगह के अंदर, वॉइड के अंदर। साइज ऑफ लार्जेस्ट स्फेयर विच कैन बी केप्ट इनसाइड द वॉइड। ऐसा क्यों पूछा जाता है सर, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि देखो यार, होता क्या है कि कोई भी सॉलिड बनता है ना, तो सॉलिड का मेन मोटिव होता है फॉर्मेशन, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉलिड, दैट इट शुड हैव लेस void so that it can be more stable and its density will be high or its melting point will be high, or in general its stability will be high. ठीक है, तो क्या होता है कि जो भी voids हैं अगर वो किसी पार्टिकल से ऑक्यूपाई हो जाए तो उसकी डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी रिलेटिवली, है ना। तो ऐसा होता है जब आयनिक सॉलिड्स होते हैं, मतलब जैसे मान लो NaCl या कोई भी ऐसा आयनिक सॉलिड होता है, तो आपको पता है कि जब आयनिक सॉलिड है तो कटायन और अनायन की साइज बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये पता है आपको। और अच्छे से पता है कि सर कैटायन जनरली छोटा होता है अनायन से। अनायन भी छोटा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन की कौन सा कटायन है, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो कटायन की साइज अनायन की साइज से छोटी होती है। तो जब लैटिस बनता है तो क्या होता है कि अनायन बनाता है लैटिस। लैटिस मतलब जो हमने यूनिट सेल्स पढ़ी हैं, अनायन का बनेगा यूनिट सेल। जो पार्टिकल्स हम देख रहे थे वो होंगे अनायन, और जो खाली जगह होगी, जो वॉइड होगी, वहां पे कटायन आकर फिट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, ओवरऑल सॉलिड की डेंसिटी भी बढ़ जाएगी और लैटिस भी बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? बोलो ना यार, हाँ या ना। दो ही सेंटेंस चाहिए मुझे तुमसे। समझ में आ रही तो हाँ बोलो, नहीं आ रही तो ना बोलो। मत बोलो, खड़े रहते हैं कितनी देर। आ रही है सर। एक ही आदमी को समझ में आ रही पूरी क्लास में? आ रही है सर। Yes, sir. तीन लोगों को ही समझ में आ रही है? आ गया सर समझ। ठीक है, और समझ आ रही है सर। क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है। तो हाँ या ना बोलना है सब लोगों को। ऐसे नहीं कि बैठे हो मैं बके जा रहा हूँ कहानी और तुम बैठे हो सुन रहे हो कि हाँ कोई नहीं लास्ट में नोट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट बात जो होगी, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछा जा सकता है।
So the reason why we are studying voids is first we'll identify that what kind of particle can be placed inside those voids, or what kind of solid will be formed if those voids are occupied by some cations and anions. So we'll be studying those ions or lattice structures in later on, but right now we need to know that what is the maximum size of a sphere which can be kept inside these voids. ठीक है, तो चलो देखते हैं. तो पहले तो ट्रायंगुलर वॉइड आपको समझ में आ गया. अब आपको देखना है कि कितना सबसे बड़ा स्फेयर कौन सा इसके अंदर रख सकते हैं. तो ध्यान से देखो कि ये है स्फेयर जो हमें रखना है, जो बीच में दिख रहा होगा आप लोग को थोड़ा सा. ठीक है, ध्यान से अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक स्फेयर छोटा सा रखा जा सकता है, इतना बड़ा इसके अंदर रखा जा सकता है. अब इस स्फेयर की हमें ये निकालना है कि क्या होगी रेडियस, मैक्सिमम रेडियस इन टर्म्स ऑफ बड़े स्फेयर की रेडियस, ये वाले की रेडियस के टर्म्स में. तो कैसे निकालें बताओ. मैथमेटिक्स है, उसमें कुछ नहीं करना, मैथमेटिक्स है. आप बस मुझे बताओ कि क्या करूं मैं इसमें. बोलो. क्या करूं. सौरभ बताओ कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट. सौरभ यस सर. बताओ इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. सर बीच वो वाला, छोटे हाँ हाँ, बीच वाले स्फेयर का रेडियस मान लो छोटा आर, स्मॉल आर. ठीक है, बाहर वाले स्फेयर का रेडियस मान लो आप बड़ा आर दिया ही है. अब दोनों को रिलेट करना है, कैसे रिलेट करें बताओ. जो हमारा छोटा वाला ट्रायंगल है हम्म. उसकी साइड हो जाएगी एक आर प्लस छोटा आर. हम्म. जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसकी 2r है. बिल्कुल सही बात है. और बेस दोनों का कॉमन होगा. छोटा तो कोई ट्रायंगल है ही नहीं ना सौरभ, छोटा ट्रायंगल थोड़ी हम बना रहे हैं, छोटा तो स्फेयर है. सर वो है ना एक 30 डिग्री पे जो नीचे लिखा हुआ है. अच्छा नीचे वाले का, हाँ ठीक है. ठीक है ठीक है, हाँ. फिर अब क्या करें. बेस पता चल गया अपने को और हाइपोटेनस पता चल गया. यस सर. तो कौन सा रिलेशन होता है बेस और हाइपोटेनस का. कुछ tan कॉस. कॉस. कॉस कॉस कॉस. गधे तुम लोग को बेसिक मैथ्स भी नहीं आती, क्या करोगे तुम. ध्यान से देखो सब लोग कि यहाँ पे सर हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे देखो, अगर देखा जाए तो इसको मैंने मैग्नीफाई करके यहाँ बनाया. तो सर यहाँ से यहाँ तक ऐसे हमने ये डाला हुआ है, ये डॉटेड लाइन जो है वो यहाँ पे ऐसे है. अब ध्यान से अगर आप देखोगे, क्लियरली देखोगे, तो आपको सर यहाँ से यहाँ तक मिलेगी कैपिटल आर प्लस यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर. अगर छोटे स्फेयर की रेडियस स्मॉल आर है तो ये जो छोटा स्फेयर है सर यहाँ पे, इसकी रेडियस अगर स्मॉल आर आप मानते हो, इसकी रेडियस है स्मॉल आर और ये है कैपिटल आर जो यहाँ से यहाँ तक है. तो आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा कि सर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ये पूरी की पूरी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक. दिख रहा है क्या. Yes, sir. तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन Base upon hypotenuse. हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ पे cos थीटा कितना है, 30 डिग्री है थीटा. तो cos 30 इज इक्वल टू बेस कितना है r अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है r प्लस r. तो यहां से और सिंप्लीफाई करेंगे तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है बोलो. √3/2. 3/2. √3/2 विल बी इक्वल टू r अपॉन r प्लस r. हमें क्या निकालना है, स्मॉल r इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R. ठीक है, कि छोटा स्फेयर की रेडियस मैक्सिमम कितनी हो सकती है बड़े स्फेयर के रेडियस के टर्म्स में, जो इसके बीच में वॉइड के बीचों बीच रखा जा सकता हो. तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो r प्लस r इज इक्वल टू 2/√3r होगा. बोलो, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले आया. तो यहां से लिख सकते हैं r इज इक्वल टू -2/√3r
√3 माइनस 1 इंटू आर। बोलो सही है क्या? Yes, sir. इसको सॉल्व करो एक बार, कितना आ रहा है? 2/√3 2 बाई 1.717, कितना आ रहा है? सॉल्व करके देखो एक बार। 2 पॉइंट समथिंग आएगा ये, सॉरी मतलब 1 पॉइंट समथिंग। आर माइनस 1.7, 2 बाई 1.7, 1.373, 1.1 के आसपास आएगा कुछ, है ना? तो यहाँ से तुम्हारा आर आ जाएगा 0.156 arc value. 0.156 इंटू कैपिटल आर। ठीक है, तो ये है कि किसी ट्रायंगुलर वॉइड के अंदर, क्या किसी ट्रायंगुलर वॉइड के अंदर जो मैक्सिमम स्फीयर की साइज है जो हम रख सकते हैं वो ये है। ठीक है, लेकिन ट्रायंगुलर वॉइड सिर्फ ऐसा ही नहीं हो सकता। बहुत बार क्या होता है कि पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर चले जाते हैं, जो मेन पार्टिकल्स होते हैं थोड़े थोड़े दूर चले जाते हैं, तो बीच में जगह थोड़ी सी बढ़ भी जाती है। ठीक है, लेकिन जब सारे पार्टिकल एकदम डायरेक्टली एक दूसरे को टच कर रहे होंगे तो जो साइज होगी जो मैक्सिमम स्फीयर की वो ये है। ठीक है, 1.156। ठीक है, अब अगर मान लो कि सर इससे बड़ा कैसे होगा, ये बड़ा कैसे होगा? तो बड़ा ऐसे होगा कि ये पार्टिकल्स अब थोड़े थोड़े दूर जाएंगे। कौन से? मेन पार्टिकल्स। ऐसा समझो कि 3 जो बॉल्स रखी थी आपने, 3 टेनिस बॉल, उनको थोड़ा थोड़ा तुमने दूर स्पेस दे दिया, तो उससे सर वॉइड भी तो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोग एक रेंज डिफाइन करते हैं जिसको रेडियस रेशियो रूल बोला जाता है, कि यहां से अगर रेडियस का रेशियो लिया जाए तो आर, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का जो रेशियो है वो होना चाहिए 0.156 या 155 बोला जाता है बुक्स में। तो ट्रायंगुलर वॉइड में जो रेडियस रेशियो होता है वो इतना होता है। अब इसको समझेगा हम आगे कि क्या होगा, पहले ये ध्यान रखो। ट्रायंगुलर वॉइड समझ में आया सबको? अब आ जाते हैं हम लोग स्क्वायर वॉइड में। स्क्वायर वॉइड 2D की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, स्क्वायर वॉइड में क्या होगा? स्क्वायर वॉइड में सर सिंपल दिख रहा है, क्लियरली साफ दिख रहा है, तो इसमें किसी को कोई डाउट मुझे नहीं लगता कि होगा कि सर 4 पार्टिकल मिलके एक स्क्वायर बना रहे हैं, स्क्वायर के बीच में जो खाली जगह है वो है वॉइड, तो ये है अपना वॉइड। ठीक है, अगेन सेम पैरामीटर निकालना है, मैक्सिमम साइज ऑफ अ स्फीयर व्हिच कैन बी केप्ट इनसाइड दैट वॉइड। तो वो कैसे निकालेंगे सर? तो उसको निकालने के लिए हमने सिंपली क्या करना है, वही काम करना है जो अभी हम लोग कर रहे थे। ये रेडियस है, √2r minus 2r कर देंगे. इस बार 45 डिग्री हो गया एंगल। इस बार एंगल क्या हो गया? ये 45 डिग्री हो गया। इस बार 30 डिग्री नहीं है, बाकी सब तो सेम ही है। ये बेस है आर और ये है आर प्लस आर। बोलो, तो या तो तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो डायगोनल की हाइट, डायगोनल की लेंथ भी आपको पता होती है आर के टर्म्स में। 2r अगर इसके ये है तो डायगोनल क्या होगा? 2√2r, है ना? ये एंगल के टर्म्स में नहीं भी निकालना है तुमको, अगर तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो कि सर ये जो हाइट है उसका हाफ कर दो तो आर प्लस आर हो जाएगा। बोलो, 2 इंटू आर प्लस आर इज इक्वल टू यस सर. 2√2r। ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर. देखो 2r है एज लेंथ और √2 इंटू एज लेंथ होता है डायगोनल की लेंथ किसी भी स्क्वायर का। बोलो, तो ये हो गया लेंथ ऑफ डायगोनल। ये क्या है? डायगोनल। और यहां पे सर ये लेंथ ऑफ डायगोनल दूसरे टर्म्स में हम ऐसे निकाल सकते हैं कि ये आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, तो 2 इंटू आर प्लस आर। तो 2 इंटू आर प्लस आर विल बी इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ अगर एज लेंथ बोले तो 2√2r। तो यहां से r निकालोगे तो r कितना हो जाएगा? 2√2 माइनस 2 इंटू r। बोलो, 2r इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैसे वहीं कर देना चाहिए था मुझे। तो r विल बी इक्वल टू √2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। इसका मतलब ये हो गया कि r अपॉन r इज इक्वल टू 0.414। बोलो, बोलो ना यार, हाँ ना बोल दो। कोई है जिसको नहीं समझ में आया तो प्लीज बता दीजिए। यस आ गया सर. सर. ठीक है,
तो इस तरह से कोई स्क्वायर वॉइड है तो उसमें जो साइज ऑफ स्फेयर है वो इतना। अब देखो इसका क्या रूल, रेडियस रूल देखो मैं बता रहा हूं कि अगर 0.156 से 0.414 तक होगा तो इस रेंज के बीच में, क्योंकि आपको पता है कि 0.414 जो है रेशियो वो लिमिटिंग कंडीशन है, उससे छोटा तो हम लोग नहीं रख सकते स्क्वायर के अंदर। मतलब उससे छोटा रेशियो अगर हुआ आर बाई आर का तो हम लोग उसको स्क्वायर के अंदर नहीं डाल सकते, मतलब मैक्सिमम जो रेडियस है। तो इसका मतलब ये है कि इससे इसके बीच में जब होगा तो वो जो पार्टिकल होगा वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा ट्रायंगुलर वॉइड में ही जाएगा, मतलब वो इसी तरह का अरेंजमेंट बनाएगा ताकि वो ट्रायंगुलर वॉइड ऑक्यूपाई करे, ट्राइगोनल वॉइड। ठीक है, जब इसके इसके बीच में रेशियो होगा तो वॉइड होगा ट्राइगोनल, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3, किसका, वॉइड का, मतलब वॉइड में जो कटायन होगा उसका। और अगर इससे 0.414 से ज्यादा हुआ तो वो स्क्वायर वॉइड होगा और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। ठीक है, बट कहां तक, 0.414 से कहां तक, तो वो हम अगला वॉइड पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन ये 2D और 3D में नहीं होता है, तो ये सिर्फ 2D में देखा है हमने, ये 2D 3D दोनों में होता है, ये 2D के लिए है। 2D के लिए ऐसा वॉइड एक और होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे तो समझ में आएगा। अभी 3D में आ जाते हैं, जो मेन वॉइड्स जो आपकी बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में भी है, जो सबसे कॉमन वॉइड्स हैं वो है 2, टेट्राहेड्रल और हेक्सागोनल। तो टेट्राहेड्रल वॉइड को सबसे पहले समझते हैं। चलो, टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे निकालेंगे सर? देखो सबसे पहले तो समझते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड होता कैसा है। देखो 3 पार्टिकल्स को रखो और उसके ऊपर एक चौथा पार्टिकल रख दो। ठीक है, 3 पार्टिकल, जैसे ट्राइगोनल वॉइड हमने बनाया था अभी, ट्राइगोनल वॉइड जैसा ही पार्टिकल्स को अरेंज करो और उसके बीच में जो जगह बच रही है ना स्पेस, उसके ऊपर एक और पार्टिकल रख दो। ये जो जैसे मैंने उठा के दिखाया हुआ, देखो ये टॉप व्यू है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल वॉइड का टॉप व्यू है, और ये जो देख रहे हो ये साइड व्यू है। हमने उठाया है पार्टिकल को, जो तीसरा पार्टिकल रखा था ऊपर से उसको उठा लिया है, तो ऐसा दिखेगा। बीच में जो जगह है उसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब इस टेट्राहेड्रल वॉइड का हमें निकालना है कि इसमें कौन कितना बड़ा स्फीयर रख सकते हैं इसके अंदर। तो ये है इसका स्पेस, कुछ ऐसा दिखेगा, समझ रहे हो? 3 डायमेंशन में देखोगे तो कुछ इस तरह का बीच में स्पेस सा होगा, ऐसा टेट्राहेड्रॉन टाइप का कुछ बनेगा। समझ में आ रही बात? तो उस स्पेस की रेडियस हमें निकालनी है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे सर? सिंपल सी बात है, जो टेट्राहेड्रॉन है उस हर पार्टिकल का सेंटर बाहर निकाल लो। कौन से पार्टिकल? जो मेन पार्टिकल्स हैं। तो ये मेन पार्टिकल्स के सेंटर मिलकर टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहे हैं। समझ में आ रही बात? बोलो, मतलब इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर और इसका सेंटर निकाल के हमने बाहर एक मैग्नीफाई करके एक डायग्राम बना दिया। अब देखो इनके बीच में यहाँ पे जो फेस का सेंटर होगा वहां पे होगा अपना स्फीयर जिसकी रेडियस हमें निकालनी है। बोलो हाँ या ना? बोलो यार। जी सर। अब अगर इसकी रेडियस हमें निकालनी है तो हमें पता है कि सर ये एक तो हो गया ये, और दूसरा हो गया ये, और तीसरा अपना ये है। बोलो, तो ये जो है सर ये है r प्लस आर, है क्या? और ये भी है r प्लस आर। बोलो, और ये है 2r। निकाल सकते हैं क्या? तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ में? देखो क्या है कि जो अपना टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये समझ में आया आपको? ये सर हम वो स्फीयर के सेंटर से ले रहे हैं। नहीं, ये वाला नहीं, बीच वाला छोड़ दो। आपको टेट्राहेड्रल वॉइड कैसा दिखेगा ये समझ में आया? ये कैसा बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड? कि सर ट्राइगोनल वॉइड में ही अगर ऊपर से भी एक पार्टिकल रख देते हैं हम ट्राइगोनल वॉइड के, तो क्या होगा? एक टेट्राहेड्रॉन बन जाएगा। कहां पे? बीच में। कैसे? तो सर अगर आप देखो, आपको कैसे मैं दिखाऊं उसको टेट्राहेड्रल वॉइड को, कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक टेट्राहेड्रॉन के अलोंग ही होगा, ठीक है, लेकिन बीच में जो वॉइड बनेगा उसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। ठीक है, जो वॉइड है उसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। तो कैसे बनेगा? देखो ये डायग्राम देखे इतना तो समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाते होंगे, प्रैक्टिकली कैसा होता होगा। हम नहीं बनाते हैं, वो ऑटोमेटिकली लैटिस जब अरेंज होता है तो अपने आप बन जाता है वैसा वॉइड। तो ये बताओ पहले जय और सॉरी अमितोज, आपको ये बताओ कि आपको ये पार्ट समझ में आ रहा है कि जब इसको इसके ऊपर डाल देंगे
तो जो जगह बनेगी उसको हम वॉइड बोल रहे हैं, इसको नहीं। ये तो हमने उठा के दिखाया है आपको, होता है ना कि एक डायग्राम दिखाने के लिए उठा दिया कि देखो यार यहाँ पे वॉइड होगा, फिर रख दिया उसको, ऐसा है। तो ये समझ में आया। यस सर। अब जब ये नीचे आ जाएगा तो ये कुछ, ये जो रेड वाला स्फेयर है कुछ यहाँ पहुंचेगा, बोलो। हाँ जी। तो ये जो ब्लू वाले पहले से थे उन तीनों को एक प्लेन में मान लो, ठीक है। इन तीनों को एक प्लेन में मान लिया, और ये जो ऊपर से रेड वाला आया है इनके प्लेन के बाहर होगा ये। तो इसका सेंटर कुछ ऐसे मैच करेगा इनसे। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, इसको मैग्नीफाई करके दिखाता हूं तुमको। ऐसे नहीं होगा। ध्यान दो कि ये जब ऊपर से आएगा, ठीक है, तो ये तीनों को तो हमने मान लिया कि सर ये तीनों तो एक प्लेन में है, ये तीनों एक प्लेन में है, ठीक है, ये तीनों हैं एक प्लेन में। और ये जो ऊपर से आएगा उसको थोड़ा नीचे मानना, बट अभी हम लोग यही मानते ताकि हम डिस्टिंग्विश कर पाए इसको, पर वो नीचे रहेगा, इतना ऊपर नहीं रहेगा, ठीक है, ये बिल्कुल टच करेगा इन तीनों को। तो इससे जब इसको कनेक्ट करोगे तो इस तरह का आपको टेट्राहेड्रॉन मिलेगा जो यहाँ पे हमने बनाया है, यस। ठीक है। अब इस टेट्राहेड्रॉन के बीच की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो मैंने बोला कि ये यहाँ पे होगा आपका वॉइड वाला पार्टिकल, तो ये रहा, देखो बीच में ये रहा वॉइड वाला पार्टिकल, ठीक है। अब इस वॉइड वाले पार्टिकल का हमें पैरामीटर्स निकाले। तो ध्यान देना कि ये तीनों सेम प्लेन में है, ये ध्यान देना, ये तीनों सेम प्लेन में, तो ये वॉइड भी इसी प्लेन का पार्ट है, ये तीनों, ठीक है। ये हमेशा सेम प्लेन में नहीं रहेंगे, हमने वही प्लेन लिए जिसमें ये तीनों सेम प्लेन में, और हमें पता है कि तीन किसी भी पॉइंट को एक प्लेन में रखा जा सकता है, दैट वी नो, है ना। तो हमने उन तीनों को एक प्लेन में रख दिया ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब आगे का काम है हमारा कि सर हम इस पे कैलकुलेट करेंगे पैरामीटर्स अपने, कि रेडियस कैसे निकालें। तो सर यहां से यहां तक हो गया कैपिटल आर हुआ, तो यहां से यहां तक कहीं बीच में मैंने मान लिया, यहां से यहां तक हो गया सर कैपिटल आर। उसके बाद सर आगे जो बचा वो स्मॉल आर हो गया, तो उसके बाद आगे जो बचा वो हो गया स्मॉल आर। तो ये आर प्लस आर हुआ, बोलो। अमितोष बोलो आप। यस सर। अब ऊपर चलते हैं सर। तो ऊपर चलेंगे सर, तो ऊपर चलेंगे तो थोड़ा सा पहले आर डिस्टेंस चलना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कैपिटल आर। उतना ऊपर है नहीं वो, एक्चुअली में वो नीचे टच किया हुआ है, मैंने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले। तो सर जब ऊपर चलेंगे तो भी क्या होगा कि आर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, फिर स्मॉल आर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो ये भी सर हो जाएगा आर प्लस आर। और सर साइड में देखा जाए अगर तो साइड में इसके सेंटर, ये स्फेयर के सेंटर से इस स्फेयर के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इसकी रेडियस प्लस इसकी रेडियस, तो साइड का डिस्टेंस होगा 2 इंटू आर। बोलो। यस सर। तो ये हो गया हाइपोटेनस। आपको परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, और आपको एंगल भी पता है। ये क्या है एंगल, 45। नहीं 45 नहीं है, टेट्राहेड्रॉन है ये, 109 का हाफ है ये, 90 का हाफ नहीं है, यस सर। ठीक है। तो 109 का हाफ है एंगल, तो अब आप निकाल सकते हो। हाइपोटेनस हो गया 2r, बेस भी आपको पता है, उसके थ्रू आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अच्छा एक सेकेंड रुको, r प्लस आर, हाइपोटेनस 2r नहीं होगा मेरे ख्याल से, नहीं हाइपोटेनस 2r नहीं होगा इसका। एक सेकेंड रुको, इसका कुछ तो पार्ट मिसिंग है यहाँ पे जो हम लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं। इतना सिंपल नहीं होगा यार, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। यहां से यहां तक तो समझ में आता है, आर प्लस आर होगा। हाइट इसकी मुझे लगती है कि वो ग्रूव के बीच में आ जाएगा, तो बीच में आएगा तो थोड़ी सी हाइट उसकी कम होगी आर प्लस आर से, है ना। थोड़ी सी हाइट इसकी आर प्लस आर से कम होगी। हाइपोटेनस आर प्लस, हाइट इसकी आर प्लस आर नहीं, हाइपोटेनस तो 2r होगा, हाइट इसकी आर प्लस आर नहीं होगी मेरे ख्याल से। एक बार विजुलाइज करके देखो तुम लोग, क्योंकि क्या होगा कि जो अपना स्फेयर है वो ग्रूव जो बन रहा है ऐसे तीनों के बीच में, उसके बीचों बीच आ जा रहा है, तो
इसकी हाइट अगर निकालें तो ऊपर जा रहा है r, नीचे स्मॉल r, होना तो चाहिए वैसे। एक बार सॉल्व करो, देखो कितना आता है इसका, सॉल्व करके देखो। r प्लस आर, को सॉल्व करके देखो एक बार कितना आ रहा है। क्वाड्रेटिक बन रही है सर। क्वाड्रेटिक बन रही है? कैसे क्वाड्रेटिक बन रही है? देखो इसका क्या होगा कि टेट्राहेड्रन है तो इसका हाफ हो गया 109 का हाफ, 109 cos 109 की वैल्यू तो मुझे पता है 1/3, लेकिन इसकी वैल्यू cos 1 θ/2 कैसे निकालेंगे अगर cos थीटा पता हो तो? इसको देखता हूं मैं, इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट देखता हूं, बट वैसे तो हम लोग निकाल सकते हैं हाइपोटेनस के टर्म्स में, बट हमें कॉस्ट एंगल के टर्म्स में निकालो, इसमें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जो तुम कह रहे हो ना सौरभ, तुमने निकाला होगा हाइपोटेनस और रेडियस तुमको सब पता ही है, तो उसके हिसाब से तुमने रिलेट कर दिया होगा कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, यही किया है ना? यस सर। तो उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, cos थीटा इज इक्वल टू दिस 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 करके करना पड़ेगा। वैसे वो भी करके देख लो एक बार, r प्लस आर का होल स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। इसमें कुछ तो गड़बड़ी है मुझे लग रहा है, ये पैरामीटर्स तो हमने सही लिया है, लेकिन हमें इसको एंगल से निकालना, क्योंकि ऐसे निकालोगे तो बहुत बड़ा क्वाड्रेटिक बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये 2 हो गया, प्लस 2r इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो आर स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए आर के फॉर्म में सिंपल, है ना? तो ये हमें वहीं से मिलेगा, कहां से? जब हम cos थीटा इज इक्वल टू समथिंग करके निकालेंगे। एक तरीका ये भी है कि अपन एक काम करें कि टेट्राहेड्रॉन को जो उसका सेंटर होगा टेट्राहेड्रॉन का, उसके हिसाब से अगर करें, सेंटर पे पार्टिकल डालें अगर टेट्राहेड्रॉन के, तो जो एंगल होगा, ओके 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 हो जाएगा, ये पार्टिकल्स होंगे ऐसे। एनसीईआरटी में देखो तो एक बार क्या दिया है, एंगल दिया है क्या इसका? रेडियस रेशियो मुझे रिजल्ट तो पता है 0.225 होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करें। ये हो गया r प्लस आर, ये एंगल हो गया 90, तो नहीं होगा ये 90, 109 होगा ये एंगल, ये हो गया 109, कुछ एंगल की गड़बड़ी हो रही है, इसको मैं विजुलाइज करके कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। वैसे इसका रिजल्ट होता है रेडियस रेशियो का 0.225, ठीक है, रिजल्ट मुझे पता है, बट इसको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, आज शाम को क्लास होगी, ठीक है, तो मैं उस टाइम आपको बताता हूँ इसको कैसे करना है। शाम को आज क्लास होगी आपकी, आज फ्राइडे है ना, तो 6, हाँ 5:45, ठीक है, तो 5:45 आप लोग आ जाना क्लास लेने, 5:45 to 7 ये क्लास चलेगी, तो उस टाइम पे आप लोग आ जाना। और फिर अपन एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे कल। आज अगर हो गया, बहुत सारी चीजें कवर हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर कल रखेंगे, फिर अपना चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? चलो, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। इसको सोचना तुम लोग भी, इसको भी सोचना, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को भी सोचना कि कैसे इसको कैलकुलेट करें। सौरव तुम सोचना, ठीक है? यस सर। चलो ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द इवनिंग। थैंक Thank यू you, सर। sir. थैंक यू सर। सो